हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस ऑफ नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे। और AE JEE PSUs किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डेली बेसिस पे। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और है, जो RS खुरमी के जो वीडियोस थे जिसके मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पुराने वाले चैनल पे अपलोड किया था, वो सीरीज़ मैं फिर से चालू करने वाला हूँ। पर चूँकि कॉपीराइट इशू की वजह से, RS खुरमी का नाम यूज़ करने की वजह से वो जो वीडियोस थी उस पर इशू हो गया था। इस वजह से अब मैं उसको 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम की इस सीरीज़ को चालू करूँगा। और ये जो सीरीज़ है ये आपको मंडे से देखने को मिलेगी, तो मंडे से आपको रेगुलरली ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ये कोई भी सीरीज़ आपसे छूटे ना। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सारे लोगों को जो इस वीडियोस को पहले देखते थे पर अब उनको शायद पता नहीं चलेगा कि ये RS खुरमी के वीडियोस हैं। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जहाँ पे भी अपने टेलीग्राम वगैरह चैनल पे इस बात को थोड़ा सा फैला दीजिए ताकि लोग देख सकें। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे क्यूरीज भी पूछ सकते हैं। पूछ रहा है कि मैक्सिमम हार्डनेस अगर आपको चाहिए एक स्टील कंपोनेंट में तो वो कैसे मिलेगी, साइनाइडिंग से कि नाइट्राइडिंग से कि कार्बोराइजिंग से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैक्सिमम हार्डनेस आपको चाहिए तो वो नाइट्राइडिंग से मिलती है। नाइट्राइडिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या करते हैं कि प्योर अमोनिया लेते हैं जो कि डिकम्पोज होता है, और हमको मिल जाते हैं नेसेंट नाइट्रोजन, और वो नेसेंट नाइट्रोजन जाके स्टील जो होती है उसके अंदर चले जाते हैं। स्टील में क्या होगा, आयरन ही होगा बेसिकली। तो इस तरीके से अगर आयरन है, इस तरीके से आयरन है और इस तरीके से आयरन है, इसके बीच की जो जगह होती है ना, वहाँ पे नाइट्रोजन जाके घुस जाएगा। अब हार्डनेस का मतलब क्या होता है? हार्डनेस मतलब कि अगर एक मटेरियल है और उसमें इस तरीके से डायमंड शेप का, अगर मान लो आप इंटेंडर यूज कर रहे हो, तो कितना ज्यादा वो इसको रेजिस्ट करेगा कि ये छेद ना कर पाए। रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन इज नोन एज व्हाट, हार्डनेस। तो जब यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे फंस चुका है, पहले नहीं होता तो अगर एक ऐसा इंडेंटर लाते ये घुस जाता, पर यहाँ पे नाइट्रोजन बैठा है तो ये घुसने नहीं देगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी। कैसे करते हैं? 500 से लेके 590 डिग्री सेल्सियस पे जो प्योर अमोनिया है वो इंटर कराते हैं हम स्टील के अंदर। 0.02 mm की हमको केस डेप्थ मिल जाती है 2R तक रखने पर। ये इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये टेम्परेचर याद रखना। टेम्परेचर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, डेफिनेटली याद रखो इसको। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन है वो इंटर करती है, वो हार्ड नाइट्राइड फॉर्म करती है। जैसे ये Fe3 बना ना, इस टाइप का फॉर्म कर लेती है। और कोई भी फेस चेंज अगर आपको नहीं दिखता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, बस जो बीच की जगह होती है वहाँ पे नाइट्रोजन जाके फंस जाता है। साइनाइडिंग की बात करूँ तो NaCN, सोडियम साइनाइड का लिक्विड बात यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम डिप कर देते हैं जो भी स्पेसिमेन के ऊपर हमको साइनाइडिंग करनी होती है, हार्डनेस उसकी बढ़ानी होती है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 30 से लेकर 97% तक साइनाइड की वेरी करती है। जितनी ज़्यादा हमको हार्डनेस चाहिए, जिस लेवल की चाहिए, उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी। टेम्परेचर जो है वो नाइट्राइडिंग से ज़्यादा होता है, 800 से लेके 870 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और पर ये कार्बोराइजिंग से कम होगा। तो साइनाइडिंग का बीच का होता है, इसीलिए मैंने इसी सीक्वेंस में डाला है। पहले नाइट्राइडिंग सबसे कम, फिर साइनाइडिंग, उसके बाद कार्बोराइजिंग। ओके, तो 0.25 mm और उससे कम की डेप्थ मिल जाती है 1 से 3 घंटे रखने पे। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोराइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, मेथड इजी होता है। टेम्परेचर जो रहता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपैरिजन टू बोथ ऑफ देम। लो कार्बन स्टील में ही काम करती है। देखिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बोराइजिंग जो की जाती है वो कौन से स्टील की जाती है? लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील। तो आपका लो कार्बन स्टील करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड किसी भी मीडियम से हम सोर्स कार्बन का उसमें डिफ्यूज करा सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन डिफ्यूज कर जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन डिफ्यूज कर रहा था इनटू द स्टील एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो विथ टाइम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन डिफ्यूजन होता रहता है। देखिए, 920 से लेकर 950 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन 3 प्रोसेस को। कौन सी? कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग। तो सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो पहले नाइट्राइडिंग आएगा, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए कम, फिर आ जाएगा साइनाइडिंग, फिर कार्बोराइजिंग। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए टेम्परेचर की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड रेशियो पेल्टन टरबाइन का दिया हुआ है।
जो कि ऑपरेट कर रही है, हेड दिया हुआ है 900 मीटर का, 0.45 स्पीड रेशियो है। पेरिफेरल वेलोसिटी हमें बतानी है, पेरिफेरल वेलोसिटी जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, और v जो हो जाएगा हमारा स्पुटनिक वेलोसिटी, वो जाएगा हमारा 2gh के बराबर, और ka यानी कि वेलोसिटी रेशियो, स्पीड रेशियो जो होता है वो हो जाता है v अपॉन अंडर रूट 2gh। तो u की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.45 अंडर रूट ऑफ 2g एंड h। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ये आंसर आता है आपका 60, डी ऑप्शन आएगा। देख लेता हूँ, हाँ डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क। ठीक है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बतानी है हमको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द टू शाफ्ट हमें बतानी है। ठीक है, टाउ का क्या फॉर्मूला होता है, अगर सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट है 16T/π d क्यूब, अरे डी क्यूब हो चाहे डी क्यूब है, और चाहो तो इसकी डी की जगह 2r रख दोगे, डी की जगह 2r रख दोगे तो r का क्यूब हो जाएगा। यानी कि टाउ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के क्यूब से। यहाँ पे कितना r का रेशियो 2 हो रहा है, तो 2 का क्यूब कर दोगे तो 8। ऐसे ही आंसर निकाल लो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टाइम कम होता है। 2 के क्यूब से प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। ठीक है, फिर है 3 मेटल वॉल ऑफ सेम वॉल थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी उनकी दी हुई है, टेम्परेचर ड्रॉप बताना है। देखिए अगर ऐसी 3 वॉल है, ठीक है, जिनकी थिकनेस भी सेम है, ये बीच की जो थिकनेस है ये भी सेम है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। ठीक है, और हमें बताना है कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, यहाँ से जो हीट फ्लक्स आएगा सेम हीट फ्लक्स यहाँ से जाएगा। ठीक है, फॉर द सेम हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो Q जो होता है वो क्या हो जाता है, KA/dt, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप डिवाइडेड बाय L या थिकनेस, T बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो Q अगर सेम है, एरिया सेम है, थिकनेस सेम है, तो dt जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी से, K से। तो कितना हो जाएगा, 1/1:1/2:1/3। ठीक है, 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 6:3:2। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया, जो dt था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। तो 1 यहाँ पे 1 था, 1k या 1k लिख दो यहाँ पे, 1k, ये 2k हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये k से k सब कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इन अ फ्लो फील्ड। तो स्ट्रीम लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स जो होती है इन अ फ्लो फील्ड वो आपकी होती है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्सेप्ट एट स्टेग्नेशन पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। स्टेग्नेशन पॉइंट मतलब जहां पे फ्लूइड फ्लो ही नहीं करेगा, वहां पे ना स्ट्रीम लाइन होगी ना इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, तो वहां पे ये होंगी नहीं, तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। तो एक्सेप्ट स्टेग्नेशन पॉइंट ये हर जगह परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक रेफ्रिजरेंट प्लांट है जो कि कंडेंसर यूज कर रहा है जिसका हीट रिजेक्शन रेशियो 1.2 है। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटेंट प्लांट है, यहाँ से Q लोअर जा रही है, Q हायर की तरफ, और ये Q लोअर ही क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, और W इनपुट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, W इन लिख देता हूँ। COP की वैल्यू बतानी है, COP, तो COP क्या हो जाएगा, COP हो जाएगा QL/W। ठीक है, और हीट रिजेक्शन रेशियो हमको दिया हुआ है, हीट रिजेक्शन रेशियो HRR कितना होता है, वो हो जाएगा QH/QL, यही होता है, और ये 1.2 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, QL/W पूछा है। QH क्या होगा, यहाँ पे आप लगाओगे तो जितना यहाँ पे अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो QH जो टोटल निकल रहा है वो QL आया और W आया और QH निकला, तो यहाँ पे रख दो QL की जगह, तो क्या हो जाएगा QL + W =
QL डिवाइडेड बाय QL इज इक्वल टू 1.2, तो ये जाएगा 1 प्लस W बाय QL इज इक्वल टू 1.2। ओके, नेक्स्ट ये 1 को इधर ले जाओगे तो ये 0.2 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए था, QL बाय QW। ठीक है, तो यहाँ पे QL बाय W हो जाएगा हमारा 1 बाय 0.2 जो कि हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही लोगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक स्टीम है विद स्पेसिफिक एंथैल्पी 4000 किलोजूल पर केजी इंटर्स एडियाबैटिक टर्बाइन। ओके, स्टेडी स्टेट में फ्लो रेट जो है वो 10 केजी पर सेकेंड का था। इट एज इट एक्सपेंड्स पॉइंट वेयर H इज इक्वल टू 30 किलोजूल पर केजी, वहाँ से 2 किलोजूल पर केजी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है फॉर द हीटिंग पर्पस, मतलब रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पर। और रिमेनिंग जो 8 केजी है वो फर्दर एक्सपेंड करी जा रही है। ओके ओके, तो कुछ इस तरीके के केस है। यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे एंथैल्पी है। और अगर मैं आपको रैंकाइन साइकिल बता के बताऊँ, क्योंकि स्टीम की बात हो रही है, रैंकाइन साइकिल यूज़ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको अगर मैं 1 नाम दे दूँ तो H1 जो था वो था 4000 किलोजूल पर केजी, और यहाँ से स्टीम एक्सपैंड हुई, एक पर्टिकुलर टाइम तक एक्सपैंड हुई और उसके बाद यहाँ से निकाल ली गई। यहाँ पे टोटल कितनी आ रही थी, इस पॉइंट पे आ रही थी 10 किलोजूल पर सेकंड के हिसाब से, 10 केजी पर सेकंड के हिसाब से, और यहाँ पे 2 केजी पर सेकंड जो है वो निकाल ली गई। और यहाँ पे बाकी कितनी बची होगी, ऑब्वियसली 8 केजी पर सेकंड से बची होगी। तो हमसे पूछ रहा है कितना किलोवाट आउटपुट होगा। तो इनिशियली कितनी थी, 10 केजी थी, कितने पे थी, 4000 किलोजूल पर केजी। 10 केजी यहाँ पे लिख देता हूँ यार, केजी पर सेकंड पे थी, और ये कितने पे थी, किलोजूल पर केजी पे थी। केजी से केजी चला गया, किलोजूल पर सेकंड किलोवाट के बराबर आ गया, दोबारा नहीं बताऊंगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से 2 किलोजूल की 2 केजी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली गई। कितने पे एक्सट्रैक्ट हुई, 3000 पे हुई। और बाकी जो 8 है वो कितने पे निकली, वो निकली 2000 पे निकली, 2000 पे निकली। तो कितना हो जाएगा ये 40,000, और ये कितना हो जाएगा 6000, और ये 8 दूनी 16, 16 16 6 22,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 18,000, मतलब बी आ जाएगा। ठीक है, 18,000 किलोवाट या 18 मेगावाट नेट पावर आउटपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अ थिन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है, एवरेज सर्कमफेरेंस या फिर हुप स्ट्रेस आपको बतानी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा सी इज इक्वल टू पी आर बाय टी। क्यों टी, क्योंकि सिलेंडर है। अगर होता स्फीयर तो क्या कहते हैं, पी आर बाय 2t। पी आर बाय टी है तो 5 मेगा पास्कल में है, और ये थिकनेस भी मैंने mm में ही रखी और नीचे mm से ही डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 250 मेगा पास्कल में मुझे बताना था। नेक्स्ट, 2 प्लेट आर जॉइंट टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसवर्स एंड अ डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड shown in the figure. The size of the fillet is 5 mm and allowable shear load per mm. ये लाइन ध्यान से पढ़ो, allowable shear load per mm दिया हुआ है, कितना 300 न्यूटन के बराबर। What is the approximate length of the fillet? और यहाँ पे आप देखो तो ये 150 किलो न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, 150 किलो न्यूटन लगा रहा है, यानी कि 1,500 न्यूटन लगा रहा है। और जो अलाउबल है वो कितना है, 3000 न्यूटन पर mm, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये पूरी की लेंथ। तो ये L और यहाँ पे भी L, ये भी L और ये L कितना हो जाएगा 2L प्लस ये कितना है 100, कर दो तो ये यहाँ से 2 0 चले गए, ये कितना हो जाएगा, ये 3 से 5 टाइम्स चला गया, तो 500 इज इक्वल टू 2L प्लस 100। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट अगर आपसे पूछे
तो कास्टिंग से नहीं मिलेगा, हॉट रोलिंग से भी नहीं मिलेगा, एक्सट्रूजन से भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको फोर्जिंग से। पर रुको, अगर हॉट रोलिंग की जगह कोल्ड रोलिंग कर देता तो फिर कोल्ड रोलिंग सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन होता। क्यों? क्योंकि कोल्ड रोलिंग जो है, कोल्ड रोलिंग जब करोगे तो आपको पता है हो जाएगी स्ट्रेन हार्डनिंग, और यहाँ पे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको इन्हेंस्ड होके मिलेंगी। तो अगर फोर्जिंग की जगह या फिर हॉट रोलिंग की जगह कोल्ड रोलिंग होता तो कोल्ड रोलिंग से आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा, फिर फोर्जिंग से, क्योंकि फोर्जिंग एलिवेटेड टेम्परेचर पे होगी, वहाँ पर ग्रेन ग्रोथ वगैरह पॉसिबल हो जाएंगी, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा आपको फिर भी हो सकता है ना मिले, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड फोर्जिंग नहीं बोल रहा, यहाँ पे सिर्फ फोर्जिंग बोल रहा है। तो फोर्जिंग बाय डिफॉल्ट हॉट फोर्जिंग होगी। ओके, तो वैसे तो अगर ये 4 ऑप्शन ही दिए हुए हैं तो फिर आपका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, मगर अगर कोल्ड रोलिंग दिया होता तो फिर वो करेक्ट ऑप्शन होता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये IES में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, वहां पे कोल्ड रोलिंग शायद दिया हुआ था। ठीक है, और ये PSU वगैरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो का एंड था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।